Hello everyone, welcome to Synopsys IS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional and GS at Synopsys. हम लोगों ने मार्च की जो हमारी द हिंदू की सीरीज़ है वो ऑलरेडी हम लोग अपनी कंटिन्यू कर चुके हैं। 9th ऑफ मार्च तक के जो द हिंदू के करंट अफेयर्स हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और आज जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मार्च के द हिंदू की सीरीज़ में, दैट वुड बी 10th मार्च टू 19th ऑफ मार्च द हिंदू करंट अफेयर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। एज वी कैन सी कि 2020 50-50 सीरीज़, जिसको हम लोग मेन प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से जानते हैं, इसके अलावा मेन्स इन 300 टॉपिक्स जो हमारे पॉपुलर कोर्सेज हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो नए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं दैट इज़ PT 360। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसके वीडियोस देखे होंगे। इसमें हम पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जून 2016 से लेकर मई 2021 तक सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सभी करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जिसमें शुभम सिंह सर के आपने 2 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देखे होंगे। ये मेन सीट गारंटी प्रोग्राम जो है वो 3 कोर्सेज में डिवाइडेड है। कोर्स 1 आपके लिए फ्री रहेगा और कोर्स 2 और कोर्स 3 आपको एनरोल करना होगा। हम इसमें आपको वो ट्रिक्स बताते हैं, वो लॉजिक शेयर करते हैं, जिससे कि आपके प्रीलिम्स के क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा हमारे दूसरे कॉम्बो कोर्सेज, मेन्स आंसर बिल्डिंग, मेन्स इन 300 टॉपिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सबको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं। 10th ऑफ मार्च से हम लोग अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर्स इज इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटर। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में लैफरेज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा था कि इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट जो रेगुलेटर एक बॉडी है वो सेटअप होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब तक सेटअप नहीं हो पाई है। इसे ये कहा गया था कि ये जो बॉडी है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इस्टेब्लिश होगी, और इसका जो मेन एम था वो ये था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, जो हर 10 साल में कहीं ना कहीं अमेंड होती रहती है, बदलती रहती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना इस इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटर का मेन मकसद था। बट ये अब तक नहीं हुई है इम्प्लीमेंट, यही इसका न्यूज़ कंटेक्स्ट है। ये आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू रीड इट गो फॉर इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP 1995। ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि सोशल पेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए। सोशल पेंशन की जब मैं बात करता हूँ तो हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 41 की जो फिलोसॉफी है वो कहीं ना कहीं इसके अंडर है। इसके अलावा जो एल्डरली हैं, जो विडोज़ हैं, जो डिसेबल पर्सन हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। ये सोशल पेंशन का जो है मेन एम है, और इसको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंडर रखा गया था। न्यूज़ में ये क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो सोशल पेंशन मिलती है अब उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वो अभी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के अलग अलग क्राइटेरिया में, बट अब इसको बढ़ाने की बात चल रही है। ये इसका आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आंध्र प्रदेश का एक बिल है, दिशा बिल, स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन 2020। ये भी द हिंदू की न्यूज़ है हमारी। इसमें रेप केसेस में डेथ पेनल्टी के बारे में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स होंगे। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स मतलब स्पेशल कोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव मतलब स्पेसिफिकली इन्हीं केसेस के लिए अलग स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, और इनका जो जजमेंट है वो 21 डेज के अंदर आ जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जब भी कोई प्रेसिडेंट किसी भी बिल में अगर एसेंट देते हैं तो प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो आर्टिकल नंबर 111 के अंडर आता है, लेकिन जब हम गवर्नर के एसेंट की बात करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 200 के अंडर आता है। लेकिन अगर उसको रिजर्व कर दिया जाता है तो उसका आर्टिकल 201 हो जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में आर्टिकल्स तो नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टेट PSCs जो होती हैं उसमें आर्टिकल्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये इसका आर्टिकल है, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है मतलब ठीक है, ऑब्जर्वेशन होगा, उसका इमेजेस वगैरह होंगी, और ये हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी है। सिंपल, इसमें इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वायरस पासपोर्ट। चाइना ने इसको लॉन्च किया। द हिंदू की ये है न्यूज़ है। डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट होगा। बेसिकली वायरस पासपोर्ट इज अ काइंड ऑफ अ डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट। ये चाइनीज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं, जो चाइना से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके लिए है। और इस
डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट में वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में दिया रहेगा कि उनको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, और जो वायरस टेस्ट उनका होगा उसके रिजल्ट के बारे में भी जानकारी होगी। यू कैन सी हियर, दिस इज द आर्टिकल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैत्री सेतु। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ये बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो त्रिपुरा और दूसरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको बांग्लादेश का जो पोर्ट है चट्टोग्राम उसके साथ ये कनेक्ट करेगा। तो ये ब्रिज बनने से क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को अपना नियरेस्ट सी पोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, और ये रिवर फेनी पे बनाया गया है, इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 मार्च की न्यूज़ पे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2021, जो 2011 का जो एक्ट था उसको अमेंड करके अब 2021 का ये नया एक्ट बनाया जा रहा है। इसका जो मेन प्रोविजन है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो कच्चे मकान हैं, जो इलीगल ज़मीनों पे बने थे, अब उनको हम लोग रेगुलराइज कर देंगे। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ वही रीजन आएंगे, वही इलाके आएंगे जो 1 जनवरी 2050 तक, जहां पर 50% डेवलपमेंट, मिनिमम 50% डेवलपमेंट हो चुका होगा। अगर वहां पे 50% डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है तो उनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर उसके लिए अलग से पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। ये इसका आर्टिकल है, लोकसभा ने इसको अप्रूवल दे दिया इस बिल को। यू कैन सी हियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग INS करांच S21, ये भी द हिंदू की न्यूज़ है। ये 3rd स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है ना, ओरिजिनली इसका नाम यही है, लेकिन इंडिया में इसको हम लोग कलवरी या फिर कालवरी क्लास के नाम से जानते हैं। फ्रांस, स्पेन और इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है और इसको इंडियन नेवी ने अभी अभी इंडक्ट कर लिया। ठीक है, 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस पर एक फिल्म बनी है गाजी अटैक, आप सभी लोगों ने देखी होगी। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दिस प्लीज डू वॉच इट, इट्स अ अमेजिंग मूवी। तो गाजी अटैक में जिस सबमरीन पे पूरी की पूरी वो फिल्म बनी हुई है, जिस तरीके से अटैक हुआ था एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इसी सबमरीन के बारे में बात करता है। कराची पोर्ट पे भी अटैक किया था इस सबमरीन में। यू कैन सी हियर, छोटा सा स्नैपशॉट है आर्टिकल का। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क CTN एक्ट 1995, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि इस एक्ट के अंडर अगर कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोग्राम कोड को वायलेट करता है, प्रोग्राम कोड की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट जाता है, तो इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों के दोनों लग सकते हैं। प्रोग्राम कोड का मतलब क्या है? प्रोग्राम कोड बेसिकली एक गाइडलाइंस है केबल टीवी चैनल के लिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स इसमें बताए गए हैं। इसमें बेसिकली ये भी बताया गया है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ ऑब्सीन हो या फिर किसी को बदनाम करने की कोशिश हो, डिफेमेटरी हो, या फिर कुछ गलत या झूठा दिखाया जाए। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने कम से कम 70 मीडिया प्लेटफॉर्म्स को CTN एक्ट 1995 के तहत इशू नोटिस किया है। ठीक है, यू कैन सी द आर्टिकल हियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये बेसिकली इसी आर्टिकल में था, इसीलिए इसको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, इसमें बस सिंपल सा है कि जो एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का कभी कभी एडवर्टीजमेंट में या फिर पब्लिकेशन में या राइटिंग में या पेंटिंग में या फिर किसी भी तरीके से, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर उसको भी वायलेट करते हैं, अगेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन 1986 के एक्ट के तहत। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं 12 मार्च की न्यूज़ पे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम सभी जानते हैं API। इंडिया जो है वो मेडिसिन प्रोडक्शन का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अभी भी हमको API के लिए चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो उसका सॉल्यूशन अब जारी है। API क्या होता है? बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है, या फिर हम बोलते हैं कि रॉ मटेरियल होता है जो मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो API जो होता है वो बेसिकली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मेडिसिन में, जिससे कि जो बीमारी है वो ठीक होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल का जो API है वो क्या होता है? क्रोसिन होता है। क्लियर। अब ये जो API है ये मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन का भी होता है और सिंगल ड्रग कॉम्बिनेशन का भी होता है। सिंगल ड्रग कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल ही ले, जैसे पैरासीटामॉल है सिंगल ड्रग कॉम्बिनेशन है, या फिर ब्रूफेन है तो सिंगल ड्रग कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों को आप मिला लोगे तो आपकी एक नई मेडिसिन बन जाएगी, जिसको हम लोग मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, एक कटोच कमेटी भी आई थी जिसने रिकमेंड किया था कि मेगा API जो पार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग जितना भी इंपोर्ट करते हैं API का,
चाइना से वो कम हो सके और आत्मनिर्भर भारत एटसेट्रा एटसेट्रा इसमें इम्प्लीमेंट हो सके। न्यूज़ कंटेक्स्ट वही है कि गवर्नमेंट ने अभी 33 एप्लीकेशंस जो हैं API प्रोडक्शन के लिए उसको अप्रूव कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट। वैसे तो कोई काम की है नहीं, बट ठीक है, एक लाइन में आप पढ़ लो, ऐसी रिपोर्ट हर दूसरे दिन आती रहती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको स्वीडन ऑर्गेनाइजेशन वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट जारी करती है। याद करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 13 मार्च की न्यूज़ पे, डिस्ट्रिक्ट और लोकल मेडिकल बोर्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि लोकल मेडिकल बोर्ड्स या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड्स हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होने चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी होने चाहिए और पेडियाट्रिशियंस भी होने चाहिए। पेडियाट्रिशियंस यानी वो जो बच्चों का पूरा हेल्थ देखते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए स्टैब्लिश किए जाएंगे? ये रेप सर्वाइवर्स जो हैं उनकी ये हेल्प करेंगे, ताकि जो रेप सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनका अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन हो सके और जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा उनको झेलना पड़ता है उनकी मेडिकल टेस्ट के टाइम पे, वो थोड़ी उनको तकलीफ कम हो। ठीक है, यू कैन सी हियर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, द हिंदू की ही न्यूज़ है ये। फीचर्स ये हैं इसके एक्ट के। इसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, तो इस दिन किसी भी वर्शिप प्लेस का जो स्टेटस था वही स्टेटस उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए 15 अगस्त को 1947 को कोई एक स्ट्रक्चर था, उसको कहा गया था कि भैया ये टेम्पल है, तो ये फिर टेम्पल ही रहेगा, इसका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको भी मेंटेन करना है इसी एक्ट के अंदर, और जो वर्शिप प्लेसेस हैं जिनका हम लोगों ने स्टेटस फ्रीज कर दिया है, तो उनको किसी डिफरेंट स्टेटस का दर्जा हम लोग नहीं दे सकते। मतलब मान लीजिए कि कोई एक रिलीजियस प्लेस है, तो उसको हम लोग इसका स्टेटस चेंज करके ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया ये तो अब NGO का कोई हेडक्वार्टर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, ठीक है ना, 1958 के एक्ट के तहत वो इस वर्शिप एक्ट में नहीं आते, बाकी सब आ जाते हैं। ये इसका आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, बेंजीन एमिशन एट फ्यूल आउटलेट्स। हम सभी को पता है कि जो पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशंस होते हैं वो बेंजीन एमिशन का मेजर सोर्स होता है, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि बेंजीन से कितना पॉल्यूशन होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो केरला के एयर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रही थी, तो उन्होंने बेंजीन के एमिशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो वेपर रिकवरी सिस्टम है वो फ्यूलिंग स्टेशन पर होने चाहिए, ताकि जो बेंजीन का एमिशन है वो थोड़ा कम हो सके। रेट्रोफिटिंग जो डीजल व्हीकल्स हैं उनमें कुछ ऐसे फिल्टर्स होने चाहिए जिससे जो बेंजीन है वो कम निकले। रेट्रोफिटिंग है ना, जो बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो एमिशन के नॉर्म्स हैं, उनकी अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स हैं, बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल को इग्नोर करके हमको वो यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रीन बफर जोन्स हैं वो ट्रैफिक कॉरिडोर में भी बनने चाहिए। सोर्सेस ऑफ बेंजीन हम सभी को पता है, 8th-7th की क्लास में NCERT में हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है। ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, कोल, ऑयल, पेट्रोल, वुड, ये जो अध जला हुआ रहता है, स्मोकिंग, फाइबर ग्लास, पेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये इसका आर्टिकल है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 14 मार्च की न्यूज़ पे, ग्रेगियस बैम्बू एज इन्वेजिव प्लांट स्पीशी। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है A और ये एक एरिया है B, ठीक है, तो यहाँ के फ्लोरा फौना अलग होंगे, यहाँ के फ्लोरा फौना अलग होंगे। तो मान लीजिए यहाँ का कोई प्लांट है, वो यहाँ पर आ जाता है, उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है और यहाँ पर वो उगना शुरू कर देता है। तो जो नया प्लांट है, जो X नया प्लांट है जो यहाँ पर उग रहा है, उसका तो बेसिकली ये नेचुरल हैबिटेशन नहीं है ना, और जो यहाँ पर ऑलरेडी स्पीशीज थे वो इस X स्पीशी को अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्लांट B में आ गया है, A वाला, ये क्या होगा, B का जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो जब एक एरिया से दूसरे एरिया में प्लांट स्पीशी कोई आ जाता है तो उसको हम लोग इन्वेजिव प्लांट स्पीशी कहते हैं, जो दूसरे वाले रीजन को नुकसान पहुंचाता है। और ग्रेगियस का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली झुंड में उगते हैं, ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेगियस बैम्बू है ये इन्वेजिव प्लांट स्पीशी बन रहा है, किसके लिए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो माइग्रेशन ऑफ एलिफेंट्स होता है या फिर वाइल्ड गौर का जो माइग्रेशन होता है, उनको ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। कौन सा वाला बैम्बू है,
थॉर्नी बैम्बू, बैम्बूसा बैम्बोस, ये एक मोनोकैर्पिक है प्लांट है। मोनोकैर्पिक का मतलब फ्लावरिंग ओनली वंस, एक ही बार उगता है, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 40 to 60 ईयर्स का होता है। और ये जो ग्रास फैमिली होती है जिसको हम लोग पॉकीज फैमिली के नाम से जानते हैं, ये उस फैमिली का है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एनवायरनमेंट के नज़रिए से, यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स ऑफ आई कलर। हम सभी को पता है कि हमारी जो स्किन होती है या फिर जो हमारी आंखें होती हैं उनका जो कलर है वो मेलेनिन से जो है डिसाइड होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब मेलेनिन कम होगा तो ब्राउन आइज ज़्यादा होंगी, ठीक है। अगर लाइट ब्लू आइज हैं तो मेलेनिन जो है वो आयरिस पिगमेंट में कम होगा। तो दो फॉर्म्स होते हैं मेलेनिन के, एक होता है यूमेलेनिन और एक होता है फ्यूमेलेनिन। मेलेनिन के देख लेते हैं, वैसे तो पता ही है, स्किन पिगमेंट में होता है, ह्यूमन एनिमल्स दोनों में होता है। स्किन, आइज, हेयर, जितना ज़्यादा होता जाएगा आपकी स्किन और आइज उतनी ज़्यादा डार्क होती जाती हैं, और ये जितना कम होता है जो कलर है वो उतना कम डार्क होता जाता है। लेकिन ये मेलेनिन होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपकी स्किन में मेलेनिन है तो यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट होते हैं आप, और स्किन कैंसर से भी आप बचे रहते हैं। ये इसका क्वेश्चन कॉर्नर एक आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द हिंदू का क्वेश्चन कॉर्नर। इसमें काफ़ी जनरल नॉलेज की चीज़ें मिलती हैं, इसे पढ़ा करिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 मार्च के करंट अफेयर्स पे। सरस्वती रिवर, न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि एक सरस्वती रिवर पे पैनल बनाई जा रही है। वैसे 2018 या 19 में भी एक पैनल बनाई गई थी, 2 साल का उसका टर्म था, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया था। तो अब एक नया पैनल बना रहे हैं सरस्वती रिवर पे, जो बहुत साल पहले क्या, बहुत सदियों पहले लुप्त हो चुकी है। कल्चर मिनिस्टर जो रहेंगे उसके चेयरमैन रहेंगे। तो सरस्वती रिवर जो है कैलाश माउंटेन के वेस्टर्न रीजन के कपाल तीर्थ से ओरिजिनेट होती थी, और ये साउथ की तरफ मूव होती थी उसके बाद मानसरोवर से होते हुए, एंड देन वेस्ट टर्न लेती थी, देन हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, पाकिस्तान होते हुए ये मर्जअप हो जाती थी। ऋग्वेद में इसको नदी स्तुति सुक्ता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आर्टिकल है। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल IMC, ये भी द हिंदू का ही न्यूज़ है। इसे 2020 में सेटअप किया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थ्रू। इसका एम ये है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव किया जाए। तो इसमें रिकमेंडेशन क्या दी है? रिकमेंडेशन ये दी है कि जो डिफेमेशन केसेस होते हैं उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। होता क्या है कि जब भी मीडिया किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में क्रिटिसिज्म करती है तो वो सामने वाला क्या करता है, डिफेमेशन केस लगा देता है। तो मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर पाती। तो अगर आप डीक्रिमिनलाइज कर दोगे तो मीडिया को थोड़ा बहुत फ्रीडम मिल जाएगा कि हाँ भाई चलो पुलिस का केस तो कम से कम यहाँ पर नहीं हो रहा है। और इसके अलावा एक और इसका रिकमेंडेशन है कि किसी भी मीडिया के अगेंस्ट अगर कोई FIR कर रहा है तो एक बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ज़रूर कंसेंट ले ले। तो मीडिया अगर फ्री होगी तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये इसका आर्टिकल है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16 मार्च की न्यूज़ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आने वाले कई दिनों तक ये चलती रहेगी, और मेंस में भी जब हम लोग फेडरलिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आएगी। दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें बेसिकली क्या है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 96 अमेंडमेंट 1991 में, जो आर्टिकल नंबर 239 क्लॉज A सब क्लॉज A के अंडर आता है। अभी एट प्रेजेंट जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इस पे ये लॉ नहीं बना सकती दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन बाकी में वो बना सकती है। लेकिन ये जो बिल आ रहा है ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर है, जो उसकी लिमिटेशन है पावर की, उसको चेंज कर रहा है। ये बिल क्या कह रहा है कि अब दिल्ली NCR में गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब जो मेजर डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर नहीं लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर वो डिसीजन ले भी रहे हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनको पूछ के लेना पड़ेगा। दैट इज कि LG विल हैव पावर इन सब्जेक्ट्स एंड लॉज मेड बाय दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई अगर लॉ बनाया है तो LG को भी उतनी ही पावर दे दी गई है। तो LG क्या कर सकते हैं, उनका जो लॉ है वो खत्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। करेक्ट। और नेसेसरीली ग्रांटेड ओपिनियन जरूरी हो चुका है LG का। अब दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी या दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेगी तो LG के ओपिनियन के बिना वो नहीं ले सकते हैं। और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन भी अगर ले रहे हैं तो LG का जो ओपिनियन है वो
मस्ट हो जाएगा। इशू क्या है बिल के साथ भाई? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एलजी, तो फेडरलिज्म के अंडर कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये आर्टिकल आने वाले कई दिनों तक आता रहेगा, ये केस अब लंबा चलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट जंबो या फिर प्रोजेक्ट रिहैब के नाम से भी जानते हैं। साउथ कर्नाटका में एक पायलट प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया है। एक्चुअली क्या है कि मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कर्नाटका में, क्योंकि हाथी बहुत हैं। तो इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं कि मधुमक्खी के जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उनको इंस्टॉल किया जाएगा जंगलों में, गांव के आसपास, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो थोड़े मधुमक्खी से डरते हैं। तो मधुमक्खी अगर वहाँ पे रहेंगी तो एलिफेंट्स जो है वहाँ पर कम आएंगे और मैन एलिफेंट जो कन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा कम होगा। ये इसका आर्टिकल है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैसे तो एक और बार कवर हो चुका है, बट न्यूज़ में था कि पावर लाइंस की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो करंट लग रहा है और मर जा रहे हैं, इसलिए एक और बार इसको इंक्लूड कर दिया गया है। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्केड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ही आता है। और हैबिटेट तो आप लोगों को पता ही है, राजस्थान गुजरात, जैसा ब्लैक बक का है वैसा है। इसके अलावा इस न्यूज़ में और कुछ नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ध्यान रखो इनका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 मार्च की न्यूज़ पे। अरुणोदय स्कीम, ये आसाम की स्कीम है। ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत ही चलती है। इसमें जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं आसाम की, उनको मंथली असिस्टेंस दिया जाता है और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आपको जो पैसे मिले हैं उनको कैसे खर्च करना है, इसकी भी जो चॉइस है उस पर्टिकुलर विमेन की ही होगी। कि आपको 1000 रुपये दे दिए गए एक महीने के, तो आपको जैसे खर्च करना आप कर रहे हो। ये आसाम की बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, राइट? ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आर्टिकल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अगेन ये उतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है। PT 360 में जब सोशल इशू का इंडेक्स एंड रिपोर्ट का लेक्चर आएगा तो उसमें ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं उनको एक साथ हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो के थ्रू, PDF के थ्रू, तो आप उसको एक साथ पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर रिलीज़ करती है। ग्लोबल सिटीज़ की रैंकिंग होती है और दिल्ली अगेन बोलने की बात नहीं है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। खैर, ये इसकी आप देख सकते हैं। गाज़ियाबाद भी इसमें है, बुलंदशहर भी इसमें है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 मार्च की न्यूज़ पे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये बंगाल से आई है ये इनकम। इसमें क्या है कि सिटीजन्स को कुछ पैसे दिए जाते हैं बेसिक इनकम के नाम पे, भले ही उनकी पहले की इनकम कितनी हो, उनके रिसोर्सेज क्या हो, या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट हो या नहीं हो। इनका मेन एम ये है कि भाई जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होनी चाहिए और जो इक्वालिटी है वो बढ़नी चाहिए। सिंपल, ये आप देख सकते हैं बंगाल। नेक्स्ट एमिकस क्यूरे, ये एक जुडिशियल वर्ड है। इसका लिटरली मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अदालत का दोस्त। इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रल लॉयर होता है जो कोर्ट के द्वारा ही, कोर्ट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है और वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट होता है उस केस से रिलेटेड जिस केस में जिस तरीके की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ठीक है ना? तो ये बस इसका मतलब आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये एमिकस क्यूरी के लिए आपको एक गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे कि जो न्याय व्यवस्था है थोड़ी सी वो सुधर पाए। ये एक आर्टिकल का स्नैपशॉट देख सकते हैं यहाँ पे आप। नेक्स्ट आते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, MMDR अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये जो हमारा 1957 का जो एक्ट है उसको ये अमेंड कर रहा है। हाइलाइट्स जो है बिल के, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जो एंड यूज होगा उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई माइन का यूज कर रहा है, उसने माइन का यूज पूरा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइन का यूज पूरी तरीके से खत्म हो गया। गवर्नमेंट चाहे तो अब इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकती है। ठीक है। सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस, जब मैं कैप्टिव माइंस की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें एटॉमिक मिनरल्स जो हैं, एटॉमिक मिनरल्स की जो माइंस हैं उसको मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो कैप्टिव माइंस हैं वो 50% जो अपना मिनरल प्रोडक्शन है ओपन मार्केट में उसको वो बेच सकते हैं। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन के थ्रू ये 50% बढ़ भी सकता है, 60, 70, 75 भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। वैसे तो ऑक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। कौन देगा? वो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को टाइम पीरियड देगी कि भैया आपको 2-3 महीने में इसको ऑक्शन इसका खत्म करना है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट विद इन टाइम पीरियड अगर इसको खत्म नहीं कर पाई तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑक्शन अपने हाथ में ले लेगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? ऑक्शन करेगी इसका। एलोकेशन ऑफ माइंस विद एक्सपायर्ड लीज, राइट। अगर कोई भी ऐसी माइन है
जो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी लीज एक्सपायर हो चुकी है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है लीज का, तो उस माइन को गवर्नमेंट कंपनी के हवाले किया जा सकता है, गवर्नमेंट कंपनी को एलोकेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स की माइंस जो है वो नहीं आएंगी। ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। वैसे तो पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक है, बट ठीक है, आर्टिकल नंबर 114 के अंडर ये आता है एप्रोप्रिएशन बिल। और जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 266। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसे विड्रॉ करने रहते हैं तो ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करना पड़ता है। और ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है ये मनी बिल की तरह ही पास किया जाता है। मनी बिल के 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल नंबर 109, 110, और वैसे ऑर्डिनरी बिल के भी 2 आर्टिकल होते हैं, 107 एंड 111। वैसे जो आर्टिकल नंबर 107 है उसी में बता दी गई है ऑर्डिनरी बिल की जो डेफिनेशन, और 111 जो है वो तो प्रेसिडेंट का एसेंट है। जैसे आर्टिकल 109 में मनी बिल की जो पास करने की प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है, और आर्टिकल नंबर 110 में जो मनी बिल की डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है, राइट। ये देख सकते हैं आप लोग आर्टिकल। नेक्स्ट आते हैं आज की लास्ट डेट करंट अफेयर पे। लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021, ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया। होता क्या है कि लोकायुक्त में आप करप्शन की शिकायत लेके जाते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो करप्शन की शिकायत है वो झूठी निकल जाती है, फॉल्स निकल जाती है। तो अब सिंपल बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बोला है कि वो लोग जो एंटी करप्शन बॉडी के पास झूठी कंप्लेंट लेके आएंगे और एंटी करप्शन बॉडी का जो टाइम वेस्ट करेंगे, भाई उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी। ये आर्टिकल है काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ वही है। मेंस में अगर काम आ गया जीएस पेपर 4 के करप्शन वाले में तो ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, बस एक ही लाइन का है कि 49% एफडीआई अभी तक इंडिया में थी इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 74 कर रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलता है उससे रिलेटेड है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जितना देना है दे दो। इसको कैश में इशू कौन करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा। 15 दिन की इसमें वैलिडेशन रहेगी। 15 दिन कब से, जिस दिन से उसकी इंश्योरेंस डेट होती है। अब इसका भी इंश्योरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 10 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हो तो उसका, उस डोनेशन का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस की जो डेट होगी उससे 15 दिन तक वैलिडेशन इसका रहेगा, उसमें इसको जो ट्रांसफर है पैसे का वो हो जाना चाहिए। और जो डोनर है उसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की जो पीआईएल है उसको सुनने के लिए अग्री कर दिया है कि हाँ भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में करप्शन के भी चांसेस हो सकते हैं, मे बी। तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। ये आर्टिकल है द हिंदू का, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो आज के लिए 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए। अगर आपको इसके फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट के कुछ इश्यूज थे, लेकिन अब वो इश्यूज पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको फ्री हार्ड कॉपीज चाहिए तो करोल बाग में जो हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको वेबसाइट में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में बताया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो उसके जो डेमो वीडियोज़ हैं, चाहे 2020 50-50 हो, मेंस इन 300 टॉपिक्स हो, पीटी 360 हो, या फिर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम हो, उसके जो डेमो वीडियोज़ हैं ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको वो पसंद आए और आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है उससे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मेल करिए, या फिर सीधे हमारे हेड ऑफिस में आपसे मिलने आइए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग 20 मार्च का द हिंदू कवर करेंगे। थैंक यू।